A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are continuing with fugitive economic offenders. So we are going to talk about law relating to fugitive economic offenders. Last class में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन बात की थी, हमने बेसिक्स बात करी थी. आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, राइट? So please pay attention to all the facts that we are going to talk about in law relating to fugitive offender. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में ये ECIPL के पार्ट ए में दैट इज इकोनॉमिक लॉस में इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वैसे सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किसी से कुछ भी आ सकता है. सो वी कांट रियली से कि हाँ इसी से क्वेश्चन आएगा या इससे नहीं आएगा. हम लोग स्कैनर से एक बर्ड आई व्यू जरूर देखते हैं कि हाँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स के पिछले 10 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है. बट एट द सेम टाइम वी शैल बी प्रिपेयर्ड एज इन ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी चैप्टर से यू हैव नॉट सीन क्वेश्चन सिंस 5 इयर्स, पिछले 3-4 साल से आपने नहीं देखा, सो जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है. आ सकता है, अचानक भी आ सकता है. सो देयर इज नो फिक्स पैटर्न दैट इज गिवन बाय ICSI दैट ओनली दिस मच मार्क इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस चैप्टर. हालांकि आई टीच CMA स्टूडेंट्स ऑल्सो, वहां पे लॉ में फिर भी मार्क्स दिए हुए हैं कि 5 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ भी डिफाइंड नहीं है, राइट? वो हम लोग एक प्रोबेबल सिचुएशन ले लेते हैं कि हाँ इसमें से इतना आ सकता है, बट नॉट श्योर, राइट? चलिए, सो लास्ट क्लास में हमने फिगेटिव ऑफेंडर्स के बारे में बात करी थी. फिगेटिव ऑफेंडर्स होते कौन है, राइट? दीज आर दोज इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो हमारा देश छोड़ के जा चुके हैं कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करके. तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि किसको बोलते हैं फिगेटिव ऑफेंडर्स, हु विल बी कॉल्ड एज फिगेटिव ऑफेंडर्स, कैसे डिक्लेयर करा जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो स्पेशल कोर्ट होता है एंड उनके द्वारा ही डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट करे जाते हैं जो इस चीज को आगे देखते हैं दैट फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का उनको डिक्लेयर करना, उनको नोटिस भी जाता है. हमने पूरा प्रोसेस लास्ट क्लास में किया था. यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो एंड सी द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड किसी भी इंसान को डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ ये फिगेटिव ऑफेंडर है, राइट? आज की क्लास में हमें बात करनी है कि उनकी प्रॉपर्टी, जो फिगेटिव ऑफेंडर्स जो हमारे देश से कोई भी क्रिमिनल एक्ट करके हमारा देश छोड़ के भाग गए हैं, उनका जो पीछे प्रॉपर्टी है उसको कैसे अटैच किया जाएगा, उससे कैसे प्रोसीडिंग्स देखी जाएंगी. तो जितने भी स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, अगर आपने इसमें से कोई भी स्केड्यूल ऑफेंस किया है, यू विल बी कॉल्ड एज अ फिगेटिव ऑफेंडर. सो दिस वाज द प्रोसीजर आल्सो वी डिड इन द लास्ट क्लास, राइट? प्रोसीजर जरूर करना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट? देन आज हमें करना है अबाउट डिक्लेरेशन. भी हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. वी टॉक्ड अबाउट कि एक फिगेटिव ऑफेंडर कोई भी प्रकार का सिविल सूट नहीं अपने आप को डिसअलाउ कर दिया जाता है उसको किसी भी सिविल क्लेम के लिए, कि वो अपने आप को डिपेंड नहीं कर सकता. एक बार आप प्रूफ हो गए हो कि आप फिगेटिव ऑफेंडर हो, या तो आप को ये प्रूफ करना चाहिए कि आप ऑफेंडर नहीं हो, राइट? अभी प्रूफ हो गया है तो उसके बाद आप कोई अपने राइट को किसी भी प्रकार का सिविल क्लेम नहीं कर सकते. Today we got to talk about attachment of property. So what do you understand by attachment of property? जितनी भी प्रॉपर्टी एक फिगेटिव ऑफेंडर की हमारे देश में है, देखिए वैसे तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की. अभी कोई इंसान छोड़ के भाग गया जो स्पेशली लंदन में या कहीं भी भाग गया हमारे देश को छोड़ के, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी लीगल प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करना, ठीक है? आप हमारे देश में हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, तो आप किसी भी लीगल किसी भी केस से बचने के लिए आप देश छोड़ के चले गए. अब आप देश छोड़ के चले गए, आपको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ ढूंढा जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार से आपको घोषित कर दिया जाएगा फिगेटिव ऑफेंडर. उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल प्रोसीड्स जैसे बोलते हैं कि क्राइम के द्वारा जो भी चीजें ऑब्टेन करी गई है उस इंसान द्वारा हमारे देश में, दोज आर द क्रिमिनल प्रोसीड्स और द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उस इंसान की, उसको अटैचमेंट के लिए भेजा जाता है क्योंकि अब उसको जब्त करना है, कॉन्फिस्केट करना है, राइट? तो उसके बारे में आज हमें बात करनी है. द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द
डायरेक्टर। सी अभी क्या है ना, सबसे इजी तरीका क्या है ना ये सब चीजें पढ़ाने का, कि मैं चार्ट्स बना लूं और आपको बता दूं कि डायरेक्टर ऐसा करते हैं, स्पेशल कोर्ट में ये होता है, एंड मैं आपको चार्ट के जरिए बता सकती हूँ। चार्ट इज अ वेरी गुड मोड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। वी यूज द चार्ट ऑल्सो इन लॉट ऑफ क्लासेस, बट एट द सेम टाइम आई रियली वॉन्ट दैट आई शुड रीड ईच एंड एवरी लाइन, सो दैट चार्ट से समझ के और बाद में जब आप रीड कर रहे हैं तो आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं लगे। बहुत बार बच्चे क्या होता है ना, जब हम एक चार्ट के जरिए या हम जनरली किसी भी टैबुलर फॉर्म या किसी भी तरीके से बात करते हैं, बाद में जब आप रीडिंग करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, राइट? सो इट्स बेटर वी शुड रीड द होल थिंग एंड देन आई शैल एक्सप्लेन यू। एक और चीज है, बहुत बार अभी पीछे वन ऑफ द स्टूडेंट सेंट मी आंसर कि मैम ये आंसर मैंने ठीक लिखा, और उसने ना ऐसा ही कुछ टेबल बनाया था, दैट वाज बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का क्वेश्चन, एंड उसमें ना उसने टेबल बनाया, ऐसा चार्ट बनाया। दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप बस ऐसे चार्ट्स बनाओगे और 2 लाइनें लिख के आ जाओगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये चार्ट्स, मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर कोई भी टीचर चार्ट्स यूज कर रहे हैं या कोई भी टैबुलर फॉर्म यूज कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है? आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके बेसिस पे। देयर इज नो शॉर्टकट, ऐसा ऐसा बना लिया एक आपने फ्लो चार्ट और सोचा आंसर हो गया। अगर मैं उसको यूज कर रही हूँ तो समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि उसको बनाना है एग्जाम में। बिकॉज व्हेन आई सॉ दैट आंसर तो मुझे लगा काफी बच्चे इस चीज को कहीं यूज ना कर ले एग्जाम में, राइट? तो डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर मे विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, क्योंकि स्पेशल कोर्ट की परमिशन से ही प्रॉपर्टी अटैचमेंट आगे बढ़ती है। अटैच एनी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब मैनर, डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो हमारा स्पेशल कोर्ट और डायरेक्टर हैं, उनके ही अथॉरिटी और स्पेशल कोर्ट के ही ऑर्डर से इन राइटिंग देयर इज एप्लीकेशन at any time prior to the filing of application to the special court attach any property। अभी स्पेशल कोर्ट नोटिस डाले इंसान को कि आइए वापस हमारे देश में, आपके ऊपर ये इल्जाम लगे गए हैं, वो इंसान वापस नहीं आ रहे हैं, तो इससे पहले स्पेशल कोर्ट उनको किसी प्रकार से फिगरेटिव ऑफेंडर डिक्लेयर कर दे, उससे पहले डायरेक्टर और द डेप्यूटी डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर, what they can do, they can attach a property of that person for which there is a reason to believe, if there is a reason to believe कि हाँ ये इंसान, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दैट द प्रॉपर्टी इज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। क्राइम का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ इलीगल काम करा, उससे जो पैसा आया उससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी। दिस इज द बेस्ट वे ना। अगर किसी के पास भी कोई इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा है तो इंसान क्या करेगा, सबसे पहले तो उसको कन्वर्ट करेगा, प्रॉपर्टी खरीद के, टैंजिबल इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट करंट एसेट कुछ भी बोलो, बट प्रॉपर्टी खरीदेगा, है ना? or the property or a benami property owned by individual who is a fugitive economic offender। अब आप कहोगे बेनामी एक्ट अलग है, ये अलग है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बेनामी एक्ट बनाया गया है स्पेशली फॉर दोस पीपल जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेनामीदार, राइट? तो ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पर ही है पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदी गई है, तो उनको अटैचमेंट की बात करी जाती है, ठीक है? दूसरा, which is being or is likely to be dealt with a manner which is result in property being unavailable for confiscation। देखिए, एक तो डायरेक्टर को ये लगे कि भाई ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है या ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ने खरीदी है, तो उसको अटैच करा जाएगा। दूसरा, इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि ये प्रॉपर्टी वो इंसान कॉन्फिस्केशन से पहले ही कहीं बेच ना दे, वो हम इससे पहले कॉन्फिस्केट करें, कहीं वो इंसान कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले जिससे वो प्रॉपर्टी ना रहे उसके नाम पे या हमें ना मिले, फॉर अनअवेलेबल हो जाए फॉर कॉन्फिस्केशन, तो प्रॉपर्टी अटैच करने की बात करी जाती है। डायरेक्टर एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैचेस अ प्रॉपर्टी, प्रोविजनली क्यों बोल रहा है? प्रोविजनली इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी ना अभी एकदम केस चल रहा है, सूट फाइल करा गया, एप्लीकेशन फाइल करा गया स्पेशल कोर्ट के अंदर डायरेक्टर ने, तो हो सकता है कि वो बाद में इंसान
ऑफेंडर ना डिक्लेयर करा जाए पर प्रोविजनली अटैच करा जा रहा है। प्रोविजनली समझ गए ना क्यों अटैच करा जा रहा है? कहीं ये प्रॉपर्टी बेच ना दे, प्रॉपर्टी छुपा ना दे, और इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव कि यस दिस प्रॉपर्टी इज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो ये प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करा जाता है। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं एनी प्रॉपर्टी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट। The attachment of any property shall continue for a period of 180 days from the date of order of attachment or such period as may be extended by special court। तो special court के परमिशन से हमने प्रॉपर्टी तो अटैच कर ली, ठीक है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को कितने समय तक अटैच किया हुआ है? व्हाट मीन बाय अटैचमेंट? अटैचमेंट मतलब स्पेशल डायरेक्टर ने अपने कब्जे में ले लिया कि भाई अब ये प्रॉपर्टी हमारी नजर में है, जब तक कि केस रिजॉल्व नहीं होता, चीजें रिजॉल्व नहीं हो जाती, ये प्रॉपर्टी हमारे अंडर है। अब इस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए परमिशन तो ले ली स्पेशल कोर्ट से, प्रॉपर्टी को कितने समय के लिए अटैच किया हुआ है? 180 डेज। 180 डेज 180 डेज अच्छा खासा समय होता है, आप लगा लो 6 महीना तकरीबन है जिसमें आपका पूरा प्रोसीडिंग चलेगा उस इंसान के ऊपर, तब तक उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है। ये 180 डेज का समय आगे भी बढ़ सकता है विद द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, राइट? स्पेशल कोर्ट बोले कि इसको और 60 दिनों के लिए अटैच कर लो तो कर सकते हैं, एक्सटेंडेड हो सकता है। पावर ऑफ सर्वे where a director or any other officer authorized by director, देखो बार बार ये बोल रहा है डायरेक्टर खुद भी कर सकता है या डायरेक्टर ने कोई पर्सन को ऑथोराइज करा है कि तुम ये चीज करो मेरे बिहाफ पे, वो भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन हैज अ रीजन टू बिलीव दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट एन इंडिविजुअल मे बी अ फिगेटिव ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर, ही मे एंटर एनी प्लेस, मे बी अ फिगेटिव ऑफेंडर। अभी अभी एक बात बताओ, कोई इंसान है मिस्टर ए, उसके ऊपर शंका है, ठीक है, डायरेक्टर जो है पोमला के प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो डायरेक्टर अपॉइंट करे जाते हैं, स्पेशल कोर्ट हैज अ रीजन टू बिलीव दैट दिस पर्सन मे बी अ फॉरगिटिव ऑफेंडर। अब आप कहोगे मे बी क्यों बोल रहे हो, पहले डिक्लेयर तो कर लो। डिक्लेयर क्यों कर ले? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को ऑफेंडर बोलने के लिए या उस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए या वो डिसीजन लेने के लिए हो सकता है कार्यवाही करनी पड़े, हो सकता है क्या करनी पड़ेगी ना। अभी डायरेक्टर है, डायरेक्टर अभी बैठे बैठे तो नहीं बोल देंगे कि हाँ दिस पर्सन इज फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ऑब्वियसली उसकी चीजें, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जगह वहां पे छानबीन करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा। अब सर्वे करने के लिए दैट पर्सन who may be a fugitive economic offender, the director may enter his place, ठीक है, वो चाहे तो उनकी जगह पे जा सकते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ एरिया जो डायरेक्टर को असाइन करी गई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय सच अदर अथॉरिटी हु इज असाइंड द एरिया। तो उस एरिया के परमिशन लेके, उस स्पेशल कोर्ट की अथॉरिटी लेके जो डायरेक्टर है उस इकोनॉमिक ऑफेंडर, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं बोल रही, बट ये बोल रही हूँ कि वो इंसान जो कहलाया जा सकता है फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, उसकी प्रॉपर्टी पे सर्वे कर सकते हैं। या तो डिक्लेयर कर दिया गया है या डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई ऐसा रीजन आपके पास इन राइटिंग है कि ये पर्सन कहलाया जा सकता है फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो आप उसकी जगह पे छानबीन कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। एंटर मतलब ऑब्वियसली एंटर करोगे, एग्जामिन करोगे उस जगह को, इंस्पेक्शन करोगे, सर्वे करोगे, ऐसे एंटर करके बाहर तो नहीं आ जाओगे ना, ठीक है। तो आप एक ऐसे शख्स के प्लेस पे एंटर कर सकते हैं, आप नहीं, डायरेक्टर, authorized person by director or the director can enter a place of an individual who may be a fugitive economic offender। yes, पर आपके पास रीजन होना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, आपको जगह पे घुसने की असाइन, मतलब आपको वो एरिया असाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चले गए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट लॉ, जो नॉर्म्स हैं, जो लॉ के जो रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करते हुए आप ये प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, ये करने का फायदा क्या है? ऑफकोर्स फायदा है ना, अगर आप जगह पे जाएंगे, सर्वे करेंगे, तभी तो आपके पास और एविडेंशियल चीजें हो जाएंगी ना, बहुत सारे और प्रूफ इकट्ठे हो जाएंगे टू कॉल द पर्सन फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वेयर द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। देखो ये लाइन मैंने बोल्ड करी हुई है एंड दिस लाइन इज हाईलाइटेड। अभी एक और चीज आई वांट टू गिव यू डिस्क्लेमर, आप अगर अपनी मॉड्यूल ओपन नहीं भी करते हो, नहीं भी पढ़ते हो, चलेगा, these notes are going to help you out,
अब आप ये मत बोलना कि मैम आप तो हमेशा बोलते हो नो स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ नहीं आएगा, स्टडी मटेरियल तो पढ़ के जा रही है, बिल्कुल सही है, बट ये पूरी स्टडी मटेरियल ही है ना। जब ये नोट्स पूरे स्टडी मटेरियल ही हैं, आई हैव कवर्ड 100% ऑफ स्टडी मटेरियल, then why you need to open a book and then PDF and then want to do the both, है ना। हाँ, ये जरूर कर लेना, मैच कर लेना इन PDFs को अपने स्टडी मटेरियल से जरूर, कि मैम ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। इनफैक्ट अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे बता ही देना, लेकिन कुछ भी नहीं छूटा गया है, एवरीथिंग, एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड। इनसे फायदा क्या है करने का, कलरफुल है, हाईलाइटेड है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू लर्न, राइट। चलिए, on the basis of material possession has a reason to believe, if a director or the authorized person or by director has a reason to believe in writing that an individual may be an economic offender and it is necessary to enter any place, he may request any proprietor, employee or any other person who may be present at a time to afford him the necessary facility। जैसे क्या है ना, अभी कोई इकोनॉमिक ऑफेंडर है, फिजिटिव ऑफेंडर है, वो बाहर, वो तो फिजिटिव ऑफेंडर इसलिए कहलाया जा रहा है क्योंकि वो देश छोड़ के चला गया है। अब उसकी जगह में आपको एंटर करना है, तो उस जगह का जो मालिक है, जो एम्प्लॉई है, आप उससे क्या चाहोगे, असिस्टेंस दिखाएंगे ना, कार्ड, ये देखो ये मेरा कार्ड है, हम छानबीन के लिए आए हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी है, हमें एंटर, हमें असिस्ट करो। afford him necessary facility to check or verify the proceeds of crime, वो सब चीजें चेक करने के लिए, और एनी ट्रांजेक्शन उसके proceeds of crime को चेक करने के लिए आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। furnish the information, तो ये जो भी वहां पे प्रोप्राइटर है, मतलब उस जगह का कोई मालिक है, या कोई भी उस फिजिटिव ऑफेंडर का कोई एम्प्लॉई है, या कोई भी और इंसान है जो उस जगह पे प्रेजेंट है, उससे क्या चाहते हैं कि वो नेसेसरी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वेरीफाई करने का मौका दे। ऐसा नहीं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, उनसे ये उम्मीद है कि वो इन सब चीजों में मदद करे डायरेक्टर की या किसी भी इंसान की जिसको डायरेक्टर ने अथॉरिटी दी है, और वो सारी इंफॉर्मेशन दे जो भी एक डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर उनसे मांग रहा है, चाह रहा है, ठीक है। द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर एक्टिंग अंडर दिस सेक्शन में, अभी क्या अभी बोला जा रहा था कि जो डायरेक्टर है या कोई भी पर्सन है ऑथराइज बाय द डायरेक्टर, वो जगह जा सकते हैं। जगह जाने के बाद वहां पे जो भी इंसान प्रेजेंट है उनसे क्या चाहते हैं कि वो उनकी मदद करे, उनको एक्टिवली इंफॉर्मेशन लेने दे, या किसी प्रकार के भी जो भी सहयोग है वो दे, ठीक है। दूसरा, वो जो डायरेक्टर है और जो ऑफिसर है ऑथराइज पर्सन अंडर द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, वो क्या कर सकते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो मार्क लगा सकते हैं, हाँ ये चीज, जैसे मार्क नहीं लगा देते, हाँ ये चेक्ड है, तो ये कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को एक अलग कर सकते हैं कि हाँ ये हम जब्त करके लेके जा रहे हैं। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, कोई इंसान वहां पे, हाँ भाई आप बताओ कब से काम कर रहे हो, ये इंसान कब आया था लास्ट इंडिया, ये आप क्या क्या काम करते हो इनके अंडर, तो किसी के बयान को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इन्वेंट्री प्रॉपर्टी को भी अलग रख सकते हैं, प्लस कोई मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम ये तो कॉमन सेंस है ना, ये लॉ में क्यों लिखा होता है, ये तो कॉमन सेंस है। नथिंग वर्क्स अप विद रिस्पेक्ट टू कॉमन सेंस। एक जज भी होते हैं ना, जब कोर्ट में बैठे होते हैं, वो भी बहुत बार चीजें देख के पहचान जाते हैं, लेकिन अगेन जज भी लॉ के हिसाब से चलते हैं भाई, उनको भी तोलना होता है तराजू में कि किस प्लेंटिफ के पास ज्यादा एविडेंस है कि डिफेंडेंट के पास ज्यादा एविडेंस है, उनके एविडेंसेस को भी वेट करना पड़ता है, उनके एविडेंसेस को भी एग्जामिन एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। सो एवरीथिंग वर्क्स एज पर लॉ। तो लॉ में चाहे आप बोले कि मैम कोई घुसेगा अंदर तो यही सब करेगा, लिखा क्यों है, बिना लिखित कोई चीज कोई भी ऑफिसर एक्ट नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें लॉ में होना जरूरी है। सर्च एंड सीजर, तो सर्च एंड सीजर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, सर्च एंड सीज का मतलब होता है पहले सर्च करना उस जगह को, क्योंकि हम जगह, प्रॉपर्टी, अटैचमेंट और ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्च एंड सीज, where the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him on the basis of information। अभी क्या पढ़ा, पहले हमने क्या पढ़ा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई करके स्पेशल कोर्ट में, फिर 180 दिन के लिए अटैच कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा उस इंसान की जगह पे एंटर कर सकते हैं, फिर हमने पढ़ा वहां जो इंसान होगा उसको क्या क्या सहयोग देना है, फिर हमने पढ़ा कि जो डायरेक्टर है या कोई भी पर्सन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है, अपने पास रख सकता है चीज को,
ठीक है ना। किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो डायरेक्टर है और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय हिम, अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने पीछे पढ़ा वो इंफॉर्मेशन आई, उसके बना पे इफ दे हैज अ रीजन टू बिलीव एंड द रीजन हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, एनी पर्सन may be declared as fugitive economic offender if is in possession of any proceeds of crime, is in possession of any records which may relate to proceeds of crime, or is in possession of the property related to proceeds of crime subject to the rules. He may authorize any officer subordinate to him to enter the building, place, vessel, aircraft, जो भी वो चीज है। अगर आप सर्च एंड सीज कौन सी जगह पे कर रहे हो, ऐसे पर्सन जो मे बी डिक्लेयर, जो डिक्लेयर हो सकता है फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, जिसके बारे में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उसने क्रिमिनल एक्टिविटी के प्रोसीड्स रखे हुए हैं यहाँ पे, उसके पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स है जो क्राइम से रिलेटेड है, या कोई प्रॉपर्टी है जो क्राइम से रिलेटेड है। तो कोई क्या क्या चीजें, एक तो वो फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने वाला है, प्रोसीड्स है, रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर इन चारों में से कोई भी आपको इंफॉर्मेशन में जो भी आप डायरेक्टर ने इंफॉर्मेशन पाई है पिछले स्लाइड में जो हमने बात करी है, उस इंफॉर्मेशन के बना पे अगर ये चारों में से कोई भी चीज आती है डायरेक्टर या किसी भी ऑफिसर के सामने, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर अपने से नीचे इंसान को, सबऑर्डिनेट इंसान को अथॉरिटी दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, किसी भी बिल्डिंग में, प्लेस में, वेसल में, कोई शिप में सामान छुपाया हुआ है, किसी वेसल में सामान छुपाया, किसी एयरक्राफ्ट में छुपाया, तोड़ दो दरवाजा, वो है ना वो सीआईडी, तोड़ दो दया दरवाजा, तो वो दरवाजा तोड़ के दे कैन एंटर एंड सर्च। ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, वही बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा, कुछ भी जो हाथ में आए तोड़ सकते हो। ठीक है। उसके बाद सीज एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी फाउंड, जो भी सर्च में आपको मिलता है आप उसको रख सकते हैं अपने पास, मार्क कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, इन्वेंट्री का नोट कर सकते हैं, एग्जामिन ऑन ओथ एनी पर्सन, किसी भी इंसान की स्टेटमेंट ले सकते हैं, शपथ लेके भैया तुम बताओ, और तुम्हारा ओथ पे है, ओथ पे मतलब कि अगर ये बात झूठी निकली तो तुम्हारे अगेंस्ट ही प्रोसीडिंग हो जाएगी, तो इंसान से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। Where authority upon the information obtained during survey is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered, he may, for reasons to be recorded in writing, enter the building or place of such evidence is located and seize that evidence. अभी हमने ये बात करी कि वो घुस जाते हैं वेसल में, एयरक्राफ्ट में, वहां सारी चीजें देखते हैं, ऑब्टेन करते हैं और कॉन्फिस्केट करते हैं, मार्क लगा देते हैं, इन्वेंट्री बना देते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इस दौरान अगर उनको कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता है जो दे हैव अ रीजन टू बिलीव कि इसको टैम्पर कर दिया जाएगा, इसको खो दिया जाएगा, इसको बर्बाद कर दिया जाएगा एविडेंस को, तो वो इस एविडेंस को अपने पोजीशन में रखने की भी पावर रखते हैं डायरेक्टर्स। Search of person. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if an authority authorized by central government by general or special order has a reason to believe, और वो reason recording that has to be recorded in writing, कि कोई भी इंसान secretly has secreted about his person or anything under his possession, ownership or control, any record or proceeds of crime which may be useful under this act, he may search that person and seize such record or property. अब आपको पहले सर्च ऑफ पर्सन में बोल रहे हैं, जैसे क्या है ना, मिस्टर ए एक फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर समझ गए ना कि हमारा देश छोड़ के भाग गए हैं। अब उस इंसान का देश छोड़ना, अभी यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीड्स रखना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे रखी जा रही है, तो उनके ना किसी एक सीक्रेट पर्सन के बारे में पता चलता है जो इसके सारे काले चिट्ठे अपने घर पे या किसी भी जगह पे रख के बैठे हैं। अगर अथॉरिटी को कोई भी ऐसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो उनके पास पूरी पावर है कि वो उस इंसान को सर्च करके, उसकी जगह को सर्च करके वही सेम चीजें कर सकते हैं जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है। Where authority is about to search any person, he shall, if such person so require, take such person within 24 hours to gazetted officer superior in the rank to him or a magistrate. तो magistrate के पास और any person officer superior to the director, उनके सामने 24 घंटे में पेश कर सकते हैं। ये सिविल प्रोसीडिंग्स में भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर वो इंसान पाया जाए तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में
पेश करा जाता है. इट मे बी नोटेड दैट पीरियड ऑफ 24 आवर्स शैल एक्सक्लूड द टाइम ऑफ जर्नी. मतलब ऐसा नहीं है ना 6 घंटे उसको लाने में और ले जाने में लग रहे हैं, तो वो टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. If the requisition under clause B is made, the authority shall not detain the person for more than 24 hours prior to taking him before the gazetted officer superior in rank to him or the magistrate referred to in that clause. रिक्विजिशन अगर करी जाए कि इस इंसान को और भी आगे मतलब किसी और ऑफिसर के सामने प्रेजेंट करना है, तो आप उसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड 24 आवर्स में आने जाने का जर्नी का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. ठीक है ना. उसके बाद इफ द गैजेटेड ऑफिसर, ये प्रोसीडिंग के बारे में आपको बता रहा है, द गैजेटेड ऑफिसर और द मैजिस्ट्रेट बिफोर हुम, अरे ये क्या हो रहा है, टू मेनी ट्रांजिशंस ना, ऐसे ही हो जाता है. The gazetted officer or the magistrate before whom any such person is brought shall, if he sees no reasonable ground for search, forthwith discharge of such person, but otherwise shall direct search be made. तो पहले तो मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आया जाता है कि देखिए ये इंसान है, ये इंसान भाग रहा था, इसको छुपाया जा रहा था, तो ये इंसान मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो इनको अगर कोई रीजन नहीं मिलता है तो उनको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, उस इंसान को छोड़ भी सकते हैं, या फिर फर्दर सर्च के लिए भी डायरेक्शन दे सकते हैं. बिफोर मेकिंग द सर्च, अथॉरिटी क्या करेगी, 2 और 3 लोगों को और बुलाएगी जो विटनेस बन सके उस सर्च की. अथॉरिटी प्रिपेयर करेगी सारी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी जो उस इंसान को बिलोंग करती है, जो सर्च में मिलती है, और सारे विटनेस के साइन साथ में आएंगे कि हाँ हमने देखा ये प्रॉपर्टी निकला. कोई भी फीमेल को फीमेल ही सर्च करेगी, मेल सर्च नहीं कर सकता. ये भी एक जनरल प्रोसीडिंग में भी देखा जाता है. अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन जो सर्च के दौरान मिलती है. तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्च ऑफ अ पर्सन वाले सेक्शन में आपको बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान की अगर सर्च करी जाती है, उस इंसान को पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा सकता है, और एनी पर्सन अबव द रैंक. ठीक है. तो उनको 24 घंटे के लिए कस्टडी में रखा जाता है, आने जाने का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाता है. फिर वो कह रहे हैं कि अगर वो जो मजिस्ट्रेट है फिर वो तय करते हैं सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद कि इस इंसान को डिस्चार्ज कर दिया जाए या आगे सर्च की ऑर्डर पास करा जाए. अगर सर्च का ऑर्डर पास होता है तो 2 या 2-3 विटनेस को साथ लेके जाकर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, चीजें सर्च करते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अभी देखो किसी को भी फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करने से पहले ऐसा तो नहीं है ना कि आप सीधा डिक्लेयर कर देंगे. यू नीड पूरा सबूत, यू नीड पूरा सर्च एंड सीजर, सर्च ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस द पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर. नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर एस्टैब्लिशिंग कि एक इंडिविजुअल फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जिसने ये शुरू किया था. डायरेक्टर शैल बी ऑन डायरेक्टर और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर. कब से तो यही पढ़ रहे हैं. any director, if a director or a person authorized by director shall, if a director or the person authorized by director, हम सारी चीजों में तो यही पढ़ा है. सर्च अ पर्सन टू एंटर अ प्लेस, सब में कौन थे पीछे, डायरेक्टर. तो अब इन डायरेक्टर के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि आप प्रूफ करिए कि जितनी आपने ये सर्च ऑफ पर्सन, उनकी स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट, ये सब करा है, ये एक्चुअल में पर्सन फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, क्योंकि बहुत बड़ा इल्जाम है ये किसी को फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर करना बहुत बड़ा एक इल्जाम है. ऑफ कोर्स आप एक्यूज कर रहे हो ना किसी को, तो अब सारा एविडेंशियल प्रूफ किसके ऊपर आ जाता है, डायरेक्टर के ऊपर, टू प्रूव कि हाँ अब ये सारी चीजें सही है. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where any person claims that any interest in property was acquired bona fide and without knowledge of the fact कि वो property proceeds of crime है, the burden of proving such fact shall lie upon him. तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल बोनाफाइड तरीके से नहीं ली गई है और यहाँ पे कोई भी ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसका बर्डन सारा डायरेक्टर के पास आता है. Standard of proof applicable to the determination of fact by special court under the act shall be preponderance of probabilities. Students, of preponderance of probabilities क्या होता है? ये एक तरीका है एविडेंस को एनालाइज करने का. तो स्पेशल कोर्ट बोलता है कि हमारे पास
डायरेक्टर बोल रहे हैं कि ये इंसान फिगेटिव ऑफेंडर है, वो इंसान कह रहा है मैं तो नहीं हूं, तो दोनों के जो एविडेंसेस है उनको प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से देखा जाएगा। दैट मींस द एविडेंस जो एक तराजू की तरह जज के सामने आते हैं, तो वो देखेंगे कि किसका एविडेंस का वेट ज्यादा है। वेट मतलब नॉट लाइक केजी वाला वेट, वेट लाइक किसकी एविडेंस में ज्यादा दम है, किसका एविडेंस। अभी देखो कोई भी एविडेंस अगर दे रहा है कोर्ट में तो वो रेलेवेंट ही होगा, तभी तो वो एविडेंस दे रहा है। कोई इंसान इररेलेवेंट चीज को तो एविडेंस बना के कोर्ट में पेश करेगा नहीं, तो रेलेवेंस तो सारे एविडेंसेस की तकरीबन होती ही होती है, बट किसकी बात में ज्यादा दम है जो एक फैक्ट को होने का को दर्शाता है। ठीक है, अभी कोई प्रूफ देना है मुझे सपोज किसी चीज का, तो मैं आपको प्रूफ दूंगी, तो प्रूफ आपके माइंड में एक परसेप्शन छोड़ेगा कि हाँ मैम सच बोल रही है ना, हाँ ये मैम सच बोल रही है ना, ये चीज है ना। तो प्रीपॉन्डरेंस प्रोबेबिलिटीज में भी क्या होता है, यही होता है कि जो एविडेंसेस होते हैं उनको नापा जाता है, इन टर्म्स ऑफ एग्जामिन करा जाता है कि किसकी बात ज्यादा वजन वाली है, जो एक फैक्ट को दर्शा ज्यादा रही है। तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के बिना पे देखा जाता है whether a person is a fugitive economic offender or not. Appeal, an appeal shall lie from any judgment or order, और जो भी जजमेंट दी जाती है और ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट टू द हाई कोर्ट बोथ ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ। तो अभी क्या है ना, अभी अगर कोई इंसान और बोले कि भाई ये स्पेशल कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया है, हम ऐसे नहीं है, तो आपके पास पूरा अपील करने का राइट है। लेकिन देखिए अपील आप तभी कर सकते हैं हाई कोर्ट में जब देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, जब आपको लगे हाँ लॉ में मतलब कोई कानून के एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हुई है। एवरी अपील शैल बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ अपील। हाई कोर्ट में एंटरटेन अपील इवन आफ्टर 30 days अगर उनके पास एक रीजन ऑफ बिलीव हो कि सामने वाला अपील नहीं कर पाया, कोई सफिशिएंट कॉज हो। नो अपील शैल बी एंटरटेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 days, मतलब 90 दिन तो आप भूल जाइए, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करना है, मैक्सिमम 90 दिन है, और हाई कोर्ट 30 दिन से ऊपर दे सकता है एक्सटेंशन इफ दे हैव अ रीजन टू बिलीव। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द स्पेशल कोर्ट इज एम्पावर्ड। देखिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, अब ये स्पेशल कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग कर ली, तो किसी भी सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं दी जाती है टू एंटर दैट केस, कि उस केस में वो इंटरवीन कर सके। अभी अगर आपको स्पेशल कोर्ट से कोई दिक्कत है तो आप हाई कोर्ट जरूर जा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। The provision of fugitive economic offender act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being। तो कह रहे fugitive economic offender ना अपने में ही बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई इंसान fugitive economic offender घोषित करने के मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान को आप डिक्लेयर करने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो वो इंसान का एक फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवरऑल द अदर लॉ, राइट। क्योंकि आप अभी क्या है ना, आप किसी कोई भी फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहीं शील्ड ना ले ले दूसरे लॉ का सहारा लेकर, तो ऐसा नहीं है। फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया जाता है। ठीक है, ऐसे तो क्या है ना, हर कोई अभी लॉ में अपना लॉ को अम्ब्रेला की तरह यूज करेगा और अपने आप को बचाएगा, तो ऐसा ना हो सके और एक पर्सन जो गलत कर रहा है वो गलत ही घोषित हो, उसके लिए फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट को एक ओवरराइडिंग दिया जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर लॉ। तो ये चैप्टर था बहुत छोटा सा, ज्यादा इसमें पढ़ने को देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स दिस चैप्टर इज अ वेरी स्मॉल वन। इतना मतलब अगर मैं इसको बाकी चैप्टर से कंपेयर करूं तो ये छोटा सा चैप्टर है, आप इसको बहुत जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। लिख के आपको क्या करना है, प्रोसीजर है ना वो आपको लिख के करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको दिखाए जा रहे हैं, आप आराम से देख सकते हो और पूरा चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। एनी डाउट यू कैन ब्रिंग दैट टू कमेंट सेक्शन और यू हैव दोस टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, एवरीथिंग टू कनेक्ट विद मी। Even you have my number also, you can drop your doubt if you have. All the PPTs and PDFs are given to you via Telegram channel, right? तो you are sorted। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको किसी भी चीज और इन्फॉर्मेशन को जानने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारा मटेरियल है यहाँ पे, इसके अलावा और क्या चाहिए, है ना। अभी कुछ बच्चे कहते हैं मैम बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, पढ़ लो बेयर एक्ट, लेकिन अभी आपका जो मेन देखो हर किसी का ना एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, आपका ऑब्जेक्टिव है एग्जाम्स क्लियर करना,
पहले आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाइए, उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़िए, बेरक पढ़िए अच्छे से। जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब आप जॉब करेंगे, यू हैव फुल टाइम टू स्टडी। इनफैक्ट आप ये मत सोचिए कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपका पढ़ाई खत्म। नॉट लाइक दैट, पढ़ाई तो चलती रहती है, बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे लॉ पढ़ते रहना और अपडेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप एग्जाम क्लियर करें, और पढ़ाई जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपके टीचर्स द्वारा, आप उसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देखिए। ये नहीं कि क्रैमिंग करके जाना है, समझ के कोई चीज लिख के जाएंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। बट यस, राइटिंग प्रैक्टिस तो करनी है ना, जितना मर्जी समझ लो, लेकिन जब तक राइटिंग प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस, कैसे नहीं सारे टॉपिक, अभी ये चैप्टर के मैं ये नहीं बोल रही सारे टॉपिक्स लिखो, प्रोसीजर कर लो, और एक ये वाला कर लो, ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक्स को ना लिख के कर लो, ठीक है? ये आप लिख के कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको एक हाथ पड़ेगा जब एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो। बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। लिख नहीं पाते, आता उनको सब कुछ है, पता है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग सब पता है, लेकिन दे आर नॉट एबल टू राइट, ठीक है? तो प्लीज राइटिंग करना जरूरी है, ठीक है? चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड and have a nice day, and do revise whatever we do in the class. Thank you so much.